हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2 मई 2024 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है और आज के न्यूज़पेपर में शुरुआती पेज में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है ना। हमें एक न्यूज़ जो है वो देखनी है, उसके बाद फिर हम लोग एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे और वो न्यूज़ जो है वो डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है। अच्छा, एडिटोरियल वाले पेज पर एक आर्टिकल दिया हुआ है, दैट इज़ द ट्रेड पुश। इसमें आपको बेसिकली ये आर्टिकल मतलब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप पढ़िएगा। इसमें एज सच समझाने का कुछ नहीं है। इसमें जो हमारा अलग अलग एक्सपोर्ट हुआ है अलग अलग सेक्टर में, उसका कुछ डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस डेटा को आप लोग नोट डाउन कर लें। आपको अगर कहीं पर कुछ आंसर्स लिखने के लिए, मतलब मेंस में अगर आपको आंसर्स लिखने हैं और वहाँ पर आपको अगर एक्सपोर्ट्स वगैरह का डेटा लिखना है तो वहाँ से आप ये डेटा जो है वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। मैं आपको आर्टिकल शेयर करूँगा, आप यहाँ से डेटा को पिक करके डेटा को लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 11। वो ये वाला है, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट्स मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम। ठीक है, देखो, DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने वेडनेसडे यानी कि कल के दिन टेस्ट किया है एक नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम। और इसका एम क्या है कि नेवी की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, एंटी सबमरीन मतलब कि जैसे किसी और की, है ना, किसी एनिमी की वॉर सबमरीन या पनडुब्बी आ रही है तो उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। जैसे आपको याद होगा, अभी हमने 2 दिन पहले ही जो चाइना ने पाकिस्तान के लिए एक सबमरीन बनाई है, दैट इज़ हंगोर क्लास सबमरीन, है ना। तो उस तरीके की जो भी किसी दुश्मन की सबमरीन है उसको ध्वस्त करने के लिए, उसके ऊपर हमला करने के लिए ये इस तरीके का जो टॉर्पीडो रिलीज सिस्टम है ये बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम जो है सिस्टम का, ये नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ठीक है, शॉर्ट में इसको कहा जाएगा स्मार्ट सिस्टम, दैट इज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। इसको डिज़ाइन और डेवलप दोनों ही जो है वो DRDO ने किया है। ये मिसाइल बेस्ड मैकेनिज्म है टू लॉन्च लाइट वेट टॉर्पीडोज। ठीक है, लाइट वेट टॉर्पीडोज को ये लॉन्च कर सकता है। ये टारगेट कर सकता है सबमरीन्स को 100 ऑफ किलोमीटर्स अवे, यानी कि ऐसी सबमरीन्स जो कई 100 किलोमीटर दूर है उसके ऊपर भी ये जो है वो टारगेट कर सकता है। और फार बियॉन्ड द कन्वेंशनल रेंज ऑफ लाइट वेट टॉर्पीडोज। अदरवाइज जो अभी तक मतलब लाइट वेट टॉर्पीडोज के थ्रू जो इतनी दूर की रेंज है उसको कन्वेंशनली टारगेट नहीं किया जाता था, बट इस सिस्टम के थ्रू किया जाएगा। एंड इट विल बी पर्टिकुलरली एम्प्लॉयड इन द एब्सेंस ऑफ अदर एसेट्स फॉर इमीडिएट एक्शन व्हेन एन एनिमी सबमरीन इज डिटेक्टेड। बेसिकली अभी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई दूर कहीं पर कोई एनिमी की सबमरीन डिटेक्ट हो गई है ना, रडार में पता लग गया कि यहाँ पर किसी दुश्मन की सबमरीन है और उसको उसके ऊपर अटैक करने के लिए आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। पर ऐसा अभी तक कोई सिस्टम था नहीं, बट अब ये सिस्टम जो है वो यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि ये जो सिस्टम है इसको लॉन्च किया जा सकता है बोथ फ्रॉम द कोस्ट एंड वॉरशिप्स, मतलब तट में से भी, ज़मीन के ऊपर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और जो वॉरशिप्स होते हैं, है ना, जो पानी के ऊपर जो वॉरशिप्स जो जहाज होते हैं वहाँ से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है फ्रॉम द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, उड़ीसा का जो तट है, उड़ीसा का जो कोस्ट है उसके पास जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, जिसका नाम पहले व्हीलर आइलैंड हुआ करता था, वहाँ पर इसकी टेस्टिंग हुई है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं, बट वो एज सच, मतलब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बट वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता। और खासकर ये जो डिफेंस रिलेटेड आर्टिकल्स हैं या जो न्यूज़ हैं, ये आप लोगों के NDA CDS के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ जो है वो ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग इतना नोट डाउन करें, इतना इसमें से काफ़ी है। क्लियर है बात? चलो, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो वर्ल्ड पेज पर कोई खास न्यूज़ नहीं है, एक नॉट इवन इन द इकोनॉमी पेज। सीधे हम लोग जो है वो एक्सप्लेन वाले पेज पर आएंगे
और यहाँ पर हमें 3 आर्टिकल डिस्कस करने हैं, ठीक। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग यही वाला लेंगे, दैट इज द चैलेंज एंड नेसेसिटी ऑफ बैलेंस इन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। कि जो फर्टिलाइजर्स है, जो उर्वरक है, उसमें ज़रूरत भी है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस या चुनौती भी है। अब ज़रूरत और चैलेंजेस किस चीज़ में है? बैलेंस बनाने में, ठीक है। अब ये किस चीज़ का बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। देखो, यहाँ पर लिखा गया है, शुरुआत कर रहे हैं बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन से, दैट इज डिस्करेजिंग फार्मर्स फ्रॉम अप्लाइंग टू मच यूरिया, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटैश, है ना, विच हैव ओनली प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स इन हाई कंसंट्रेशन इज लाइकली टू बी अ की पॉलिसी गोल फॉर द न्यू गवर्नमेंट दैट टेक्स ओवर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ लोकसभा इलेक्शन। मतलब सबसे पहले यहाँ पर ये चुनौती बता रहे हैं कि जो अगली सरकार बनेगी, है ना, जब अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद जब नतीजे आएंगे और जब नई सरकार बनेगी, तो उसके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो ये होगी, मतलब इस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि एक ऐसी पॉलिसी या एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे किसानों को डिस्करेज किया जाए, है ना, कि किसान जो है वो अभी क्या कर रहे हैं, इस तरीके के जो फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, है ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो गया, या म्यूरेट ऑफ पोटैश एमओपी हो गया, जिसमें कुछ ही प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन में सिर्फ उसमें कुछ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किसान इन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। तो इनके इस्तेमाल को कम करना है, क्योंकि इससे कुछ नुकसान है, अभी आगे वो देखेंगे हम, ठीक है। तो इनके इस्तेमाल को कम करना है, ऐसी नीति बनानी है। जो भी सरकार आएगी उसके सामने ये चुनौती रहेगी। आई होप यहाँ तक समझे बात। अब देखो, यूरिया कंजम्पशन की अगर हम बात करें, तो यूरिया की जो कंजम्पशन है, या जो यूरिया का उपयोग या खपत हो रही है, वो बताई गई है कि इस साल यानी कि 2024 मार्च में जो फाइनेंशियल ईयर, जो वित्तीय वर्ष पूरा हुआ है, उसमें यूरिया का कंजम्पशन जो है वो 35.8 मिलियन टन तक पहुंच गया है ना। और ये 2013-14 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो 16.9% ज़्यादा है। अब 2013-14 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अभी की सरकार चल रही है उसके जब उसके 10 साल शुरू हुए थे 14 के बाद, उससे पहले का इन्होंने डेटा दिया है कि तब से जो है वो यूरिया के कंजम्पशन में लगभग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 17% का राइज है, यानी कि यूरिया का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसके बाद आगे देखिए, इस फर्टिलाइजर के कंजम्पशन से, किस फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं? यूरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कंजम्पशन ऑफ दिस फर्टिलाइजर मतलब यूरिया, दिस फर्टिलाइजर का मतलब यहां पर है यूरिया से। तो यूरिया का जो कंजम्पशन है, अब यूरिया में बेसिकली देखो होता क्या है, 46% नाइट्रोजन है उसमें, 46% नाइट्रोजन है। अब इसका जो कंजम्पशन है वो बीच में लगभग 1-2 साल के लिए 2016-17 और 17-18 में इसका कंजम्पशन कम हुआ बीच में थोड़ा सा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि 2015 में, मई 2015 में सरकार एक इस तरीके की नीति लेके आई थी कि जितने भी यूरिया होंगे, मतलब जो भी यूरिया फर्टिलाइजर होगा, उसकी मैंडेटरी कोटिंग से बात की गई थी नीम ऑयल से, है ना। क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल जो है फिर वो, आपने कभी इस तरीके की न्यूज़ वगैरह देखी होगी, किस तरीके की खबरें सुनी होंगी कि यूरिया का इस्तेमाल करके जो है वो सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है, सिंथेटिक पनीर बनाया जा रहा है ना। तो उस तरीके का इस्तेमाल यूरिया के लिए ना हो, तो इसलिए सरकार एक इस तरीके की पॉलिसी लेके आई थी 2015 में कि यूरिया जो भी है उसमें नीम कोटिंग करनी मैंडेटरी है। तो उसके बाद यूरिया का कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा 2016-17 और 17-18 में थोड़ा सा कंजम्पशन जो है वो गिरता है, लेकिन उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो फिर से 2018-19 के बाद से लगातार जो है वो यूरिया का कंजम्पशन पिछले 6 सालों में बढ़ा ही है, ठीक है। ये यहाँ पर चीज़ जो है वो टेबल में समझाई गई है, वो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, साथ साथ आप ये टेबल भी देखिए। देखिए, इस टेबल में 2018-19 से लेकर कंजम्पशन की बात की गई है। जैसे यूरिया का कंजम्पशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, 2018-19 में 314 था, ठीक है, 314.8, ये बेसिकली लाख टन्स में बात कर रहे हैं। इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो यू विल एंड अप विद मिलियन टन्स, ठीक है। फिर 336, 350, 41, 57, 57, तो मतलब ऑन द राइज देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा गिरावट कहीं पर भी नहीं हुई है। यहाँ तक बात समझे। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है देखो,
न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का जिक्र किया है। अब फर्टिलाइज़र जो है उसमें कुछ इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र का पर्पस क्या है? फर्टिलाइज़र का पर्पस क्या है? फर्टिलाइज़र का पर्पस यही है कि प्लांट, किसी भी पौधे के उगने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं वो होने चाहिए, है ना। ग्रेन की यील्ड्स जो है उसके लिए, उसको ज़्यादा ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो फर्टिलाइज़र में कुछ इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन एक टर्म हमने यूज़ किया यहाँ पर शुरुआत में भी, कि बैलेंस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि आपका NPK हो गया, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम हो गया, NPK हो गया, या फिर जो सेकेंडरी फर्टिलाइजर्स, जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, ये सारे के सारे जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही मात्रा में, राइट प्रपोर्शन में जो है वो सप्लाई किए जाएं, है ना। और ऐसा ना हो कि हर तरीके की क्रॉप के लिए या हर तरीके की मिट्टी के लिए एक ही तरीके के फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि सॉइल टाइप कैसा है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, और क्रॉप की क्या रिक्वायरमेंट है ना, किसी भी फसल की क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से एक सही मात्रा में, राइट प्रपोर्शन में जो है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, वो सही मात्रा में अगर उनका उपयोग किया जाए तो दैट इज नोन एज बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन। आई होप क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब देखो, इसके बाद ये लिखा गया है कि अप्रैल 2010 में जब NDA से पहले की जो UPA सरकार थी उसने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, कि जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी वो न्यूट्रिएंट के आधार पर की जाएगी, कि जितना किसी फर्टिलाइजर में जो न्यूट्रिएंट होगा उसके आधार पर। अब इसके हिसाब से जो है पर केजी सब्सिडी फिक्स की गई थी इन न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है, दैट इज N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम और S सल्फर। अब इसके पीछे ये जो सिस्टम लाया गया था न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का, इसके पीछे जो मकसद था, जो आइडिया था, वो ये था टू वीन अवे फार्मर्स फ्रॉम यूरिया, DAP एंड MOP, ठीक है, कि मतलब फार्मर जो DAP, MOP और यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उनको वहाँ से थोड़ा सा हटाना है, मतलब फार्मर्स को डिस्करेज करना है कि इस तरीके के सिर्फ इन्हीं फर्टिलाइजर्स का यूज़ आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करें, ठीक है। अब मैंने आपको यूरिया में तो बता ही दिया, लगभग 46% के आसपास नाइट्रोजन है। अगर अब कोई किसान जो है किसी भी फसल में सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल करेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्रॉप में या मिट्टी में, सॉइल में सिर्फ नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, बाकी न्यूट्रिएंट्स तो मिल नहीं रहे, तो बैलेंस फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं। सिमिलरली अगर DAP का इस्तेमाल कर रहा है तो 18% नाइट्रोजन है, 46% फॉस्फोरस है, तो फिर यही दो चीज़ें बढ़ेंगी। अगर आप MOP का यूज़ करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटैश, तो उसमें सिर्फ 60% पोटेशियम है ना, तो मिट्टी में जो है वो सिर्फ पोटेशियम ही पोटेशियम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो फार्मर्स को इस तरीके के जो सिर्फ मतलब वन साइडेड इस्तेमाल कर रहे हैं ये, ठीक है, सिर्फ एक ही तरीके के जो फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया, DAP, MOP, उनका इस्तेमाल से थोड़ा सा कम करना और इस तरीके के फर्टिलाइजर्स की तरफ को ले जाना जो मतलब बैलेंस्ड एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, ठीक है, जिसमें NPKS और बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बैलेंस्ड मात्रा में हो, ठीक है, और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो अब क्योंकि ज़्यादा होंगे तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि हर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। मतलब ऐसा भी कोई मिक्सचर नहीं बनाना है कि जिसमें 60% आपका नाइट्रोजन मिल रहा है या 50% आपका फॉस्फोरस मिल रहा है ना, या 50% आपका सिर्फ पोटेशियम ही मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस्ड एक न्यूट्रिएंट्स मिलने की बात यहाँ पर की गई थी। तो ये आइडिया था बेसिकली न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लाने के पीछे, जो 2010 में UPA सरकार ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर बात। इसके बाद आगे देखो, 2009, 2010 और 11-12 के बीच में DAP और MOP का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा गिरता है, उसमें थोड़ा सा गिरावट आती है, और जो NPKS कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्सेस मतलब जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का एक मिक्सचर आप कह सकते हैं, उसका थोड़ा सा जो है NPKS कॉम्प्लेक्सेस और जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है दैट इज SSP, जिसमें 16% फॉस्फोरस और 11% सल्फर होता है, इनका थोड़ा सा कंजम्पशन जो है वो बढ़ता है। लेकिन NBS जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लाई गई थी वो बेसिकली फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरिया नहीं था और किसानों को आदत है यूरिया डालने की भर भर के,
है ना, तो फिर ये यूरिया उसमें था नहीं, तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो एक तरीके से फेल हो जाती है। अब जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस था वो हालांकि कंट्रोल किया गया था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कंपनीज अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकती थी क्योंकि उसके ऊपर कैप लगाई गई थी, एंड रेज्ड बाय अ टोटल ऑफ जस्ट 16.5%, सिर्फ 16.5% उसमें बढ़ोतरी हुई, है ना। 4830 रुपये से बढ़ के 5628 रुपये पर टन का ये रेट हुआ एनबीएस के इंट्रोडक्शन के बाद। लेकिन यूरिया कंजम्पशन जो है वो पिछले 10 साल के, चाहे यूपीए सरकार की बात करें या प्रेजेंट 10 साल की, जो ये मोदी गवर्नमेंट शब्द मुझे पसंद नहीं है, मैंने आपसे बहुत बार ये बात पहले भी कही है, जब आप यूपीए गवर्नमेंट कहते हैं तो आपको साथ में एनडीए गवर्नमेंट कहना चाहिए, है ना। बात सही भी है, यूपीए गवर्नमेंट के साथ एनडीए गवर्नमेंट कहें ज़्यादा बेटर है, नहीं तो मोदी गवर्नमेंट कह रहे हैं तो फिर वहाँ पर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट कहें, ठीक है। एक समानता तो होनी चाहिए ना ये। और मैंने बात पहले भी कही है कि मोदी सरकार क्या होता है, या तो भारत सरकार है ना, या तो भारत सरकार है ना, या तो इंडियन गवर्नमेंट है, या फिर यूनियन गवर्नमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है। मोदी गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले आपने, आज से पहले आई थिंक, अगर आपने थोड़ा बहुत पास्ट में चीज़ें पढ़ी हैं तो उसमें आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा, है ना, कि वाजपेयी सरकार या मनमोहन सिंह सरकार या इंदिरा गांधी सरकार, राजीव गांधी सरकार, है ना, नेहरू सरकार, भारत सरकार कहना सही है, ठीक है। अब इस पे भी कुछ लोग जो है वो फिर मुझे ही क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि आपको मोदी से परेशानी है। मुझे परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी किसी से नहीं है, ठीक है। मुझे, अब जैसे आप खुद ही देखो, आपने खुद यहाँ पर पढ़ा यूपीए एंड मोदी गवर्नमेंट, अब ये क्या होता है यार, या तो यूपीए और एनडीए गवर्नमेंट लिखाओ, या फिर यहाँ पर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लिखाओ, ठीक है ना। मोदी गवर्नमेंट के साथ आप मनमोहन सिंह गवर्नमेंट कह लें, फिर ऐसा हो सकता है। बट ये जो डिसप्रोपोर्शनैलिटी चल रही है ना, ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। आप लोगों का अपना विचार हो सकता है, हालांकि इस बात पे बहुत ज़्यादा मत जाइएगा। यहाँ तक आप बात समझें कि एनबीएस का जो है वो मतलब इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, और यूरिया का कंजम्पशन जो है वो पिछले 10 साल की सरकार में और प्रेजेंट 10 साल की सरकार में कंजम्पशन बढ़ता रहा है। अब प्राइस हायरार्की का जो चैलेंज है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, यानी कि पिछले लगभग 2 सालों में, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स को भी अंडर प्राइस कंट्रोल लाया गया है, ठीक है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो भी अंडर प्राइस कंट्रोल लाए गए हैं, मतलब उनके ऊपर भी प्राइस कंट्रोल किया गया है कि उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। हालांकि पहले इनफॉर्मली लाया गया और फिर इस साल जनवरी 2024 में फॉर्मली उसको अनाउंस किया गया है। और इंडस्ट्री सोर्सेज के अनुसार द रिस्टोरेशन ऑफ कंट्रोल्स हैज़ वर्सेंड न्यूट्रिएंट इम्बैलेंसेस। अब इंडस्ट्रियल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये जो कंट्रोल वापस से लाए गए हैं, और ख़ासकर नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के ऊपर, इससे न्यूट्रिएंट का जो इम्बैलेंस है वो और ज़्यादा बिगड़ गया है और ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब यहाँ पर जैसे डीएपी का इन्होंने जिक्र किया है कि 50 किलो के जो बैग है वो डीएपी का, उसका प्राइस है 1350 रुपये, ठीक। और ये बेसिकली प्राइस जो है, जो 1470 रुपये हुआ करता था फॉर दी एनपीके कॉम्प्लेक्सेस, उससे इसका प्राइस कम है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स का प्राइस अगर ज़्यादा है और डीएपी एमओपी यूरिया का प्राइस अगर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसान क्या इस्तेमाल करेगा, किसान क्या इस्तेमाल करेगा, यूरिया ही इस्तेमाल करेगा। अब पढ़े लिखे किसान जो हैं, जो इस बात को समझते हैं, जो बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को, महत्व को समझते हैं, वो तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत दाम अगर ज़्यादा भी हो फिर भी वो इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल कर लें। बट अदरवाइज इन जनरल इतनी ज़्यादा समझ रखने वाले या इतने ज़्यादा पढ़े लिखे किसान हमारे देश में कितने होंगे, ठीक है। ऐसा कोई आंकड़ा वैसे कहीं पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी कितने होंगे, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा होंगे। प्रपोर्शन तो, या संख्या, या आप कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है वो वैसे ही किसानों का ज़्यादा होगा, उसी तरीके के किसानों का ज़्यादा होगा जिनको इस बात की इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, ठीक है। तो एनपीके फर्टिलाइज़र की अगर आप बात करो तो उसका प्राइस ज़्यादा है ना। डीएपी का प्राइस आपको मैंने बताया कि थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर ये जो रेशियो दिए गए हैं ना, ये बेसिकली एनपीके और एसके हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस का प्राइस है। एंड नॉट विद अंडरस्टैंडिंग देयर लोअर एन एंड पी कंटेंट। अब इनका एन और पी कंटेंट जो है वो कम है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि डीएपी में बताया गया है 18% और 46%, 18% नाइट्रोजन है, 46% फॉस्फोरस है। आप इन कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लो तो कॉम्प्लेक्सेस में नाइट्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 12% है ना, फॉस्फोरस 26% है, फॉस्फोरस 32% है ना। इसमें बेसिकली नाइट्रोजन और पोटेशियम का जो ये फॉस्फोरस का जो कंटेंट है वो कम है,
लेकिन किसानों को फिर मैंने कहा वही समझ, है ना, पैसा कम जहाँ पर मिलेगा, जो चीज़ कम पैसे मिलेगी वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि 2023-24 में जितना एनपीके कॉम्प्लेक्सेस कंज्यूम हुआ है टोटल 11 मिलियन टन्स के आसपास, उसमें से 5.4 जो है वो ये वाला हुआ है 2020-013, ये एनपीके कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, 2020 का मतलब है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 20% है, पोटेशियम इसमें बिल्कुल नहीं है, और सल्फर जो है वो 13% है। अब ये इसका प्राइस जो है वो लगभग 1200 से 1225 रुपये प्रति बैग है। ये थोड़ा सा एनपी से या डीएपी से कम है। डीएपी हैज़ दस बिकम द न्यू यूरिया विद फार्मर्स इंक्लाइन टू ओवर अप्लाई बोथ। ठीक है, अब बेसिकली क्योंकि प्राइस मैंने बताया कि डीएपी का कम है एज कंपेरेटिवली, तो फार्मर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो यूरिया का इस्तेमाल पहले ज़्यादा करते ही थे, अब उन्होंने डीएपी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरी तरफ एमओपी की अगर हम बात करें तो एमओपी का जो प्राइस है वो 1650 रुपये है ना, एमओपी का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। इंसेंटिवाइजेज नाइदर फार्मर्स टू अप्लाई डायरेक्टली नॉर कंपनीज टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू द कॉम्प्लेक्स। तो फार्मर्स भी, उनको भी कोई मतलब इंसेंटिव नहीं मिल रहा है इसका यूज़ करने में डायरेक्टली, और ना जो कंपनीज बेचती हैं वो इसको कॉम्प्लेक्सेस में ऐड कर रही हैं। मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है वो यही है 2020-03, इसमें बेसिकली कोई भी के नहीं है, यानी कि इसमें कुछ भी पोटेशियम नहीं है। अब सोर्स का यहाँ पर कहना है कि ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ऐसा करना सही नहीं है। पोटेशियम बूस्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीजेज एज वेल एज अपटेक ऑफ नाइट्रोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बताया कि मोस्ट वाइडली कंज्यूम जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है वो ये वाला है। ठीक है, डीएपी, एमओपी और यूरिया का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, एमओपी का हालांकि कम है, डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो ये वाला है, मोस्ट वाइडली यूज्ड ये है 2020-03। अब जीरो इसमें बेसिकली पोटेशियम नहीं है। तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पोटेशियम अगर होता है तो उससे बेसिकली पेस्ट्स, है ना, जो आपके बेसिकली कीट वगैरह लगती है फसलों में या जो बीमारियाँ होती हैं, उससे पोटेशियम बचाता है, उससे इम्यूनिटी होती है क्रॉप में, और साथ ही साथ अपटेक ऑफ नाइट्रोजन जो है वो भी बढ़ता है ना, कि नाइट्रोजन का जो अपटेक है वो भी बढ़ता है, मतलब नाइट्रोजन का जो आप कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ रहा है अगर पोटेशियम होगा तो। और यहाँ पर ये भी एक चीज़ कही गई है कि इमीडिएट चैलेंज इज टू इंश्योर प्रॉपर प्राइस हायरार्की अमंग नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स, कि जो प्राइसिंग रखनी है कि किस तरीके से प्राइस रखा जाए वो भी एक चैलेंज है नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स को लेकर। इसका मतलब इनका ये कहना है कि डीएपी का प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ का भी आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको जिस चीज़ का कंजम्पशन कम करवाना है, आप चाहते हैं कि लोग इसको कम खरीदें, क्योंकि मैंने फिर से मैं उसी बात पर जाऊंगा कि किसान जो है वो जनरली क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस देख के चीज़ें खरीद रहे हैं। जो उनको सस्ता मिल रहा है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो थोड़ा सा महंगा होगा उसको वो कम इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए बताया गया है कि डीएपी का अगर आप इस्तेमाल कम करवाना चाहते हैं तो डीएपी का प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, एमओपी का प्राइस सबसे कम होना चाहिए, और जो बाकी कॉम्प्लेक्सेज हैं उनका प्राइस बीच में होना चाहिए। ठीक, अब डीएपी यूज़ शुड बी रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू राइस एंड वीट, कि डीएपी का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ गेहूं और धान की फसल में होना चाहिए। बाकी क्रॉप्स जो हैं वो अपनी फॉस्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्सेस और जो ये एसएसपी है इसके थ्रू अपने फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसके बाद इंडिया के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, उसकी हम बात करें। ये पॉइंट भी आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो फर्टिलाइज़र्स के लिए इम्पोर्ट डिपेंडेंट है ना, हमें फर्टिलाइज़र जो है वो इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, और अगर इसका प्राइस ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा हो जाता है तो उसके दो नुकसान हैं। एक तो बेसिकली जो है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज, मतलब विदेश, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो हमारा जो विदेशी ये होता है फॉरेन एक्सचेंज जो है, ठीक है, वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब फॉरेन रिजर्व आप कह सकते हैं, है ना, विदेशी कोष जो है वो हमारा कम हो जाएगा, पैसा हमारा बाहर ज़्यादा जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार के ऊपर जो सब्सिडी का बर्डन है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर से अगर आप चीज़ खरीद के ला रहे हैं महंगी अगर वो है तो किसानों को तो देने के लिए सरकार को सब्सिडी देनी है, तो सरकार का जो सब्सिडी बर्डन है, जो बोझ है, वो भी बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये बताया गया है कि पिछले कुछ समय में प्राइजेस जो है वो कम हुए हैं, चाहे हम इम्पोर्टेड यूरिया, डीएपी और एमओपी की बात करें, इनका प्राइस पहले बीच में 2021-22 और 22-23 तक जो है वो प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, अभी प्राइस थोड़ा कम हुआ है। और इवन जो प्राइस है फॉस्फोरिक एसिड का, फॉस्फोरिक एसिड बेसिकली डीएपी बनाने के काम आता है,
इसका प्राइस भी जो है वो 2022 में बहुत ऊपर चला गया था, $1715 तक पहुंच गया था, वो भी अब थोड़ा सा कम हो गया प्रति टन के हिसाब से। अब इसके बाद जो कूलिंग ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, मतलब इंटरनेशनल प्राइसेस में जो कमी आई है, ये नई सरकार को, अगली सरकार को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर देता है कि वो फर्टिलाइजर्स के प्राइस को, एमआरपी को थोड़ा सा रैशनलाइज करें, है ना, थोड़ा तार्किक बनाए, एंड प्रमोट बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन, और बैलेंस प्लांट न्यूट्रिशन या बैलेंस फर्टिलाइजेशन को जो है वो थोड़ा सा प्रमोट करें। इसमें बेसिकली ये हो सकता है कि यूरिया को एनबीएस के अंडर लाया जाए, क्योंकि उनको पहले बताया कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में यूरिया नहीं है, एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट हाइक इन इट्स एमआरपी बाय इंक्रीजिंग द सब्सिडी रेट्स ऑन अदर न्यूट्रिएंट्स। और बेसिकली जो उसमें उसके एमआरपी में जो सिग्निफिकेंट हाइक होता है उसको बेसिकली कैसे उसको बैलेंस करें कि बाकी न्यूट्रिएंट्स में जो है उसमें सब्सिडी रेट्स को बढ़ा के, तो वहाँ से वो चीज़ें बैलेंस हो सकती है। तो ये बेसिकली नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए उन्होंने एक चुनौती बताई है, बट कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर वैसे भी आपका जो जीएस पेपर 3 है उसमें इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसमें एग्रीकल्चर दिया हुआ है ना, तो एग्रीकल्चर दिया हुआ है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइज़र का, ठीक है। यहाँ पर से क्वेश्चन पास्ट में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो जो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत डेटा दिया है और जो भी आप यहाँ से मैंने आपको समझाई है उसके बेस पर आप कुछ पॉइंट्स ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है बात। चलो इसके बाद हम लोग ये वाले आर्टिकल पर आएंगे। अच्छा, कल मैंने आपको एक आर्टिकल शेयर किया था, हालांकि मैंने कहा था कि इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स उसमें थे, जिसमें हम बात कर रहे थे टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, है ना। आई होप आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि ये पॉइंट्स आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी का जिक्र था, है ना, ऑटो स्टीयर, ऑटो पार्क, वो थोड़ा सा आप नोट डाउन करना था। बाकी ऐसा जो उस आर्टिकल को एक बार अगर आपने रीड कर लिया होगा तो 50% भी अगर आप समझ गए होंगे तो इट इज़ मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये कह रहा है कि वाई इज चाइना मोर इंपॉर्टेंट फॉर टेस्ला देन इंडिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, दैट इज़ एलॉन मस्क, इन्होंने कुछ समय पहले ये अनाउंस किया था, ये घोषणा की थी कि ये इंडिया आने वाले हैं, है ना। और उस समय काफ़ी चर्चाएं होने लगी थी कि भारत में जो ईवी का मार्केट है वो इनके आने के बाद अचानक से बूम कर सकता है ना, अचानक से उसकी ग्रोथ बढ़ सकती है। लेकिन इन्होंने अपने आने के, जब इनका शेड्यूल्ड कार्यक्रम था तो उससे लगभग 2-3 दिन पहले अपने कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया, और वहाँ पर उन्होंने जो कहा कि कुछ टेस्ला रिलेटेड ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे मतलब होता है ना कि यार मेरे को ये काम है तो मैं अभी कहीं और नहीं जा सकता, तो इस तरीके के इन्होंने कहा कि इनको टेस्ला से जुड़े हुए कुछ ऑब्लिगेशंस, कुछ जिम्मेदारियां निभानी है, अभी काम कुछ अर्जेंट है, इसलिए ये इंडिया नहीं आ पाएंगे। और बाद में इन्होंने कहा कि पोस्टपोन करते हैं और इस साल के अंत में ये फिर इंडिया आ सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन इस पूरे की पूरी घटना के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये चाइना पहुंच गए, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल आ रहा है कि टेस्ला कंपनी के लिए, है ना, चाइना इंडिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर चाइना जा सकते हैं तो आने को इंडिया भी आ सकते थे, लेकिन इंडिया नहीं आए, टेस्ला रिलेटेड ऑब्लिगेशंस कह के ये निकल लिए, है ना, लेकिन चाइना पहुंच गए उसके बाद। तो यहाँ पर ये जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि चाइना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है टेस्ला के लिए इंडिया से, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है दैट इज़ बैटरी प्रोडक्शन किंग, कि चाइना में जो बैटरी का प्रोडक्शन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर है तो उसके लिए बैटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो बैटरी प्रोडक्शन का किंग है चाइना, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है कि चाइना अकाउंट्स फॉर ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल ईवी सेल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री होती है पूरे दुनिया में उसमें 50% या आधे से ज़्यादा सेल जो है वो चाइना में होती है। और ऐसा मेजर उसके पीछे जो रीज़न है, जो कारण है, वो क्या है, बाय इट्स डोमिनेंस इन द बैटरी प्रोडक्शन, कि बैटरी का प्रोडक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है चाइना में, ठीक है। अभी जो मस्क रिसेंटली चाइना गए हैं, ये वहाँ पर एक चाइनीज़ बैटरी कंपनी है जिसका नाम है CATL, उसके चेयरमैन दैट इज़ रॉबिन जेंग से ये मिलते हैं। और ये कंपनी बेसिकली जो है वो जितना बैटरी प्रोडक्शन होता है ग्लोबल, उसका 2/3 यानी कि 2/3 66% से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बैटरी का प्रोडक्शन यही कंपनी करती है। और ये बेसिकली टेस्ला को भी सप्लाई करती है, और बाकी जो और बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े कार निर्माता कंपनी है, जैसे वॉक्सवैगन हो गया, वॉक्सवैगन नहीं वैसे इसको फॉक्सवैगन कहते हैं,
Volkswagen AG हो गया, टोयोटा मोटर्स हो गया, इनको भी ये बैटरी प्रोवाइड करती है। तो सबसे बड़ा जो एक आप कहिए एक ऐसा कारण, एक ऐसा रीज़न जिसकी वजह से चाइना जो है इस मार्केट में एक फ्रंट रनर बना हुआ है, एक लीडर बना हुआ है, दैट इज़ दिस बैटरी प्रोडक्शन। ठीक है कि बैटरी का प्रोडक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पर एक और रीज़न बताया गया है, दैट इज़ शांघाई गीगा फैक्ट्री। अब देखो, जब ईवी के प्रोडक्शन की बात आती है, पहले तो हमने ईवी के सेल्स की बात करी कि ग्लोबल प्रोडक्शन, ग्लोबल सेल्स का 50% से ज़्यादा सेल जो है वो चाइना में है। अब जब बात आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन की, उसके निर्माण की, तो चाइना हैज़ लेफ्ट यूएस एंड यूरोप फार बिहाइंड। तो चाइना ने जो है वो अमेरिका को और पूरे के पूरे यूरोप को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, और ये बेसिकली अब एक की इंजन ऑफ ग्रोथ है फॉर टेस्ला। तो टेस्ला कंपनी को यहाँ पर अपनी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। 2018 में ईवी मेजर ओपन इट्स बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन शंघाई। ईवी मेजर मतलब यही टेस्ला की बात हो रही है कि टेस्ला ने बेसिकली शंघाई में अपनी एक सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो खोली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आफ्टर अ न्यू चाइनीज पॉलिसी अलाउड फॉरेन कार मेकर्स टू एस्टैब्लिश फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज इन द कंट्री। बेसिकली वहाँ पर चाइना ने अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी थी उसमें कुछ बदलाव किया, और उसमें यह बोला गया कि जो विदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपनी खुद की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज, ठीक है, सब्सिडरीज मतलब किसी बड़ी कंपनी का कोई छोटा पार्ट, एक फ्रेंचाइज टाइप आप कह सकते हैं, इस तरीके की एक कंपनी जो है वो आप चाइना में खोल सकते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी सबसे बड़ी कंपनी जो है वो चाइना के शंघाई में खोली है। और ये जो शंघाई का प्लांट है, ये लगभग 1 मिलियन यूनिट, ठीक है, 1 मिलियन यूनिट का मतलब होता है 10 लाख गाड़ियाँ। साल में 10 लाख गाड़ियाँ ये टेस्ला के जो मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, मॉडल 3, मॉडल वाई, उन कार्स को एनुअली प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न है कि चाइना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर बताया गया है वो बताया जा रहा है इंडिया के रिस्पेक्ट में, कि इंडिया में जो स्थिति है वो थोड़ा सा अभी इसको लेकर ठीक नहीं है। इंडिया का जो ईवी पुश है वो अभी नेसेंट स्टेज में है। नेसेंट का लिटरल मीनिंग होता है नवजात। ठीक है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो वो एक नवजात होता है। नवजात शिशु मतलब जो अभी 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 पैदा हुआ है। तो इंडिया में बेसिकली जो ईवी को लेकर पुश है वो भी अपनी अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है ना। तो देखो, अब इसमें लिखा है कि अब जो एक ग्लोबल स्तर पर जो एक शिफ्ट हो रहा है ना, इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो गाड़ियां हैं, पेट्रोल डीजल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो गाड़ियां हैं, उनसे ईवी की तरफ को पुश हो रहा है। पूरे दुनिया में इस तरीके का माहौल बना हुआ है अभी। तो ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा अवसर लेके आता है। लेकिन इंडिया में जो ईवी का पुश है, ईवी को लेकर जो प्रमोशन हो रहा है, वो अभी भी अपने नेसेंट स्टेज में है। 2022 की नीति आयोग की एक रिपोर्ट ये कहती है कि द बिगेस्ट डिमांड फॉर लिथियम आयन बैटरीज इन इंडिया कम्स फ्रॉम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन। कि इंडिया में जो लिथियम आयन बैटरी की सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो सबसे ज़्यादा मांग है, वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से आती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हो गया जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, या इस तरीके की जो भी चीज़ें जिनमें लिथियम आयन बैटरी का यूज़ होता है, तो सबसे ज़्यादा डिमांड वहाँ पर है। और जो लिथियम आयन बैटरी की मार्केट है थ्रू ईवी सेल्स इन इंडिया वाज ओनली अबाउट 1 गीगावाट आवर, और 4.5 गीगावाट आवर जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। तो यहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा, बैटरी की डिमांड जो है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इस रिपोर्ट में हालांकि ये कहा गया कि इंडिया इज़ वेल पोजिशन टू कैप्चर लार्ज शेयर ऑफ द ग्रोइंग मार्केट एंड कुड रिप्रेजेंट 13% ऑफ द ग्लोबल बैटरी डिमांड बाय 2030। तो इसमें यह कहा कि इंडिया की पोजीशन जो है वो, मतलब इंडिया अभी सही पोजीशन में है, और जो ये ग्रोइंग मार्केट है, बैटरी की जो मार्केट बढ़ रही है, उसमें इंडिया जो है वो लार्ज शेयर अपना बना सकता है, और 2030 तक जो ग्लोबल बैटरी डिमांड है उसका 13% इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता है। बट अभी स्थिति जो है वो काफ़ी नेसेंट स्टेज में है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि इंडिया में जो रेगुलेशंस है उसमें भी फ्लिप फ्लॉप होता रहता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि वो बदलते रहते हैं, कभी कुछ रेगुलेशन आते हैं, कभी कुछ आते हैं। तो वो भी एक इशू इन्होंने बताया है कि इंडिया की ईवी पॉलिसी जो है वो रिलीज़ की गई है लास्ट मंथ, पिछले महीने, ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। कई सारे बार उसमें बदलाव हुआ, उसके बाद लास्ट मंथ इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अब 2018 में जो उस समय नीति आयोग के सीईओ हुआ करते थे, अमिताभ कांत, उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी या ईवी पॉलिसी की कोई ज़रूरत नहीं है।
हालांकि 2018-19 में केंद्र ने जो है वो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी ऑन कंप्लीटली नॉक डाउन इम्पोर्ट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर कार्स, मोटरसाइकिल्स। ठीक है, इस तरीके के जो भी कंप्लीटली मतलब जो नॉक डाउन इम्पोर्ट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, इन पे ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी थी। जैसे कि मोटर कार्स हो, मोटर व्हीकल्स हो, मोटरसाइकिल हो, इनके इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई थी 2018-19 में। और पिछले महीने जब इंडिया ने अपनी ईवी पॉलिसी को फाइनली रिलीज़ किया तो इन्होंने जो है वो ड्यूटी ऑन कंप्लीटली बिल्डअप कार्स, ठीक है, जो पूरी तरीके से बनी हुई कार है, उनके इंपोर्ट पर जो ड्यूटी है वो थोड़ा सा कम कर दी। और उसमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी है फॉर मैन्युफैक्चरर्स एट 4150 करोड़, यानी कि अगर इतने का मैन्युफैक्चर होता है तो बेसिकली उसमें कस्टम ड्यूटी थोड़ा सा कम की गई है। लेकिन यहाँ पर वही है कि जो रेगुलेटरी फ्लिप फ्लॉप्स है ना, उसकी वजह से भी एक इशू है कि इंडिया ज़्यादा इसमें मतलब एक फेवरेबल स्थान नहीं बना हुआ है, फेवरेबल प्लेस नहीं है। अब इंडिया के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो ईवी सप्लाई चेन में चाइना की डोमिनेंस तो है ही, लेकिन इसके एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप में और यूएस में ज़्यादा उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब ये बेसिकली मैन्युफैक्चर तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट अब एक आप कह सकते हैं एक लिमिट तो आएगी ना कि चाइना खुद बना रहा है अपने देश में, उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं और सेल्स भी बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन कभी तो वो एक लिमिट आएगी, कभी तो फिर ऐसा होगा कि उसको अपने देश में मार्केट नहीं मिलेगी तो बाहर बेचना पड़ेगा। और यूएस और यूरोप जो है वो इसके इंपोर्ट्स को लेकर, मतलब इसका जो चाइना का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा वो उसके फेवर में नहीं है। तो ये बेसिकली इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर यूरोपियन कमीशन ने पिछले साल अक्टूबर में एक एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन जो है, जो चाइना के बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंपोर्ट हो रहा था उसको लेकर एक एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन या जांच इन्होंने की थी। और उस इन्वेस्टिगेशन में जो बातें पाई गई है उसके आधार पर यह कहा गया द कमीशन विल एस्टैब्लिश whether it is in the EU's interest to remedy the effects of the unfair trade practices found by imposing anti-subsidy duties on import of battery vehicles from China। कि बेसिकली वो ये चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे कि क्या ये यूरोपियन यूनियन के हित में है टू रेमेडी द इफेक्ट्स ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, कि इस तरीके की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बेसिकली एंटी सब्सिडी ड्यूटीज़ लगा के की जा रही हैं, क्या वो यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट में, हित में है या नहीं है। और मीनवाइल यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है दैट इज़ गीना रायमेंडो, इनका भी ये कहना है कि चाइना के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आर अ थ्रेट टू यूएस कार मेकर्स, कि यूएस के जो कार निर्माता कंपनी है उनके लिए चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एक थ्रेट है, एक खतरा है। तो वहाँ पर बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा मतलब वो इसको फेवर नहीं कर रहे हैं, है ना, यूएस में भी और यूरोप में भी। तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन इंडिया अभी भी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कई सारे हमने आर्टिकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में जो स्थिति है उसको लेकर पहले बात की है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक मतलब जैसे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बट थोड़ा सा पॉइंट्स आप इसमें और ऐड करिएगा। और वो कहाँ से ऐड करिएगा, जैसे हमने पिछले कुछ आर्टिकल्स में डिस्कस किया है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर क्या चैलेंजेस है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पुश को लेकर इंडिया में क्या चैलेंजेस है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा वहाँ से पीछे से जो आपने पुराना लिखा होगा, हमने लास्ट 1 ईयर में डिस्कस किया है, इसीलिए कहा जाता है कि 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और आई होप कि आपने वो नोट डाउन किए होंगे, तो आप उनको अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एक ऐसा इशू है, या फिर मैं कहूँ कि एक ऐसा टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और खासकर इस तरीके के क्वेश्चन। और खासकर ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है ना, इसने बेसिकली इसको एक, इस पूरे के पूरे इशू को एक नया डायमेंशन दे दिया है ना, कि एलॉन मस्क यहाँ आने वाले थे, यहाँ आने के बजाय चाइना चले गए। तो अब ये वाला जो इशू है, जो ये आर्टिकल इन्होंने दिया है, इन्होंने हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिए हैं, बट एक डायरेक्शन दी है, आपको सोचने का एक डायरेक्शन दिया है कि ये वहाँ चले गए, यहाँ नहीं आए, तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ चीज़ें बेहतर होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, या इंडिया में कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर कुछ कमियाँ होंगी, है ना, तभी इन्होंने यहाँ का रुख नहीं किया, नहीं तो ये यहाँ आते। तो इस आधार पर कुछ क्वेश्चन बेसिकली बन सकता है। और इसी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में बेसिकली ईवी मार्केट या ईवी को लेकर जो पुश है वो बहुत ज़्यादा अभी क्यों नहीं है, या उसमें क्या चैलेंजेस हैं या क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है, या किन चैलेंजेस और किन चुनौतियों को हमें ओवरकम करना है अगर हम ईवी सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में एक
ग्लोबल लीडर अगर बनना चाहते हैं, इफ इंडिया एस्पायर्स टू बी अ ग्लोबल लीडर इन ईवी सेगमेंट, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस वी नीड टू ओवरकम, है ना, किन चुनौतियों को हमें पार करना होगा अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, इवेल्युएट या इस तरीके के कुछ पॉइंट्स या कमेंट, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उसमें, और यूपीएससी का पिछले 1-2 साल में ये ट्रेंड रहा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके ऊपर आपको लगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है या आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, यूपीएससी उनको 15 मार्क्स में पूछ लेता है, 250 वर्ड्स में। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से मतलब कहूँगा कि इस तरीके का कंटेंट बना के रखें अपने पास। ठीक है, मतलब जो 250 वर्ड्स के जैसे कंटेंट आपको चाहिए तो आप अराउंड 300-350 वर्ड का कंटेंट कुछ भी बना के रखें, है ना, किसी भी तरीके का डेटा या कुछ भी चीज़, सो दैट कि 300-350 वर्ड्स पढ़ के जाओगे तो कम से कम 250 वर्ड्स तो वहाँ पर आ ही जाएंगे एग्जाम में, ध्यान है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको करनी पड़ेगी। देखो ये मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, अब इस डायरेक्शन को पकड़ के अगर आप खुद से मेहनत करते हो और थोड़ा सा ऐसे करके जो पॉइंट्स वगैरह है जॉट डाउन करते हो इधर उधर से, ठीक है, या आपको अगर मान लो वो पुराना आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था अगर वो नहीं मिलता है तो यू कैन ऑल्टरनेटिवली सर्च ऑन इंटरनेट एज वेल, है ना, इंटरनेट पे भी आप सर्च कर सकते हो कि व्हाट आर दी चैलेंजेस इन द ईवी सेगमेंट इन इंडिया, तो वहाँ से भी आपको कुछ डेफिनेटली पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट वो काम थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी हमेशा बोला और मेरी तो थ्योरी आपको पता ही है कि पकी पकाई खिचड़ी मैं आपको देता नहीं हूँ। मैं आपको इंग्रेडिएंट बता सकता हूँ, आपको तरीका बता सकता हूँ कि खिचड़ी कैसे बनानी है, बनानी आप ही को पड़ेगी और खानी भी आप ही को पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बना के नहीं दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये काम आप करें, डायरेक्शन मैंने आपको दिया है, बट आई होप कि आप थोड़ा सा इसमें काम करेंगे। क्लियर है बात? चलो, इसके बाद एक और आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 31C के ऊपर सवाल है। अब आर्टिकल 31C को लेकर सवाल क्यों है? देखो, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें ये बात की गई थी कि क्या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करके क्या उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, क्या उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या नहीं कर सकती है ना। ऐसा एक केस था जिसका भी कुछ दिनों पहले मैंने आपसे जिक्र किया था, उसी का हालांकि यहाँ पर आगे जिक्र किया भी है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे, वो हम लोगों ने देख लिया था, जो म्हाडा वाला केस था, है ना, उसको जो चैलेंज किया गया है। तो इस मामले में पहली बात तो मैं आपको एक अपडेट ये दे दूं कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो सुनवाई पूरी हो गई है ना। 9 जजों की बेंच इसको सुनवाई कर रही थी, हेडेड बाय CJI चंद्रचूड़, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला इसमें सुरक्षित रख लिया है। ठीक है, अब वो फैसला सुनाया जाएगा, कब जब सुनाया जाएगा मतलब वो तो कोर्ट को और बेंच को ही पता होता है, बट यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आर्टिकल 31C को लेकर है। हम आर्टिकल 31C का जिक्र यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखो, तो जो यहाँ पर ऑन गोइंग हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये डिसाइड करने के लिए कि क्या सरकार एक्वायर और रिडिस्ट्रीब्यूट प्राइवेट प्रॉपर्टी को कर सकती है या नहीं, तो उसमें जो 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एक संवैधानिक पीठ है जिसको हेड कर रहे हैं CJI DY चंद्रचूड़, इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा कि डज आर्टिकल 31C स्टिल एग्जिस्ट, कि क्या आर्टिकल 31C जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो देखो, आर्टिकल 31C जो है दैट प्रोटेक्ट्स लॉज दैट आर इनेक्टेड टू एंश्योर that material resources of the community are redistributed to serve the common good। आर्टिकल 39B हमने जिक्र किया था, है ना, कि आर्टिकल 39B क्या कहता है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी हैं, मतलब इस तरीके के लॉज बनाए जाएं, मतलब सरकार बनाएगी, लेजिस्लेचर बनाएगा, इस तरीके के लॉज बनाए जाएं ये इंश्योर करने के लिए कि जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए टू सबसर्व द कॉमन गुड। बट सवाल वहाँ पर यह था कि क्या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या वो मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी में आती है या नहीं आती है ना। हमने इसको लेकर एक केस का भी जिक्र किया था, आई होप आपको याद होगा, जस्टिस 7 जजों की बेंच का केस था, जस्टिस कृष्णा अय्यर माइनॉरिटी जजमेंट दिया था, याद है? ठीक, उसको लेकर मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था अभी वीकेंड में, है ना। तो आर्टिकल 39B हो गया। इसके बाद आर्टिकल 39C जो है वो ये कहता है that the wealth and the means of production are not concentrated to the common detriment। आर्टिकल 39 ये सी कहता है कि जो वेल्थ है और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, है ना। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है एक तरीके से
आर्टिकल 39C। ठीक है, दोनों ही वैसे इकोनॉमिक इक्वलिटी की ही बात कर रहे हैं, 39B और 39C, समझ रहे हैं बात। तो आर्टिकल 31C जो है वो इस तरीके के लॉस को प्रोटेक्शन देता है। अब आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक सारे डीपीएसपीज ही हैं, है ना। और ये बेसिकली डीपीएसपी क्या होते हैं कि सरकार या पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर हम कहें, वो जो लॉज बनाती है उनके लिए एक तरीके का गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। क्योंकि डीपीएसपीज बेसिकली क्या है, डीपीएसपीज आर जस्ट अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द स्टेट। क्योंकि पार्ट 3 और 4 में स्टेट क्या है वो आप समझते हैं, है ना। गवर्नमेंट आप कह सकते हैं ऑल्टरनेटिवली, कि सरकार को एक, या लेजिस्लेचर आप कह लीजिए, अथॉरिटी कह लीजिए, उनको एक गाइडिंग प्रिंसिपल देता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ के लिए कोई कानून बनाना है तो उसमें आप इस तरीके की जो बातें लिखी गई हैं, जो आपको प्रमोट करना है डीपीएसपीज के थ्रू, उनका ध्यान रखें। लेकिन ये भी आपको पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपीज या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी जो है वो डायरेक्टली एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, बट डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर्टिकल 51A में, वो एनफोर्सिएबल इन कोर्ट लॉ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो, आर्टिकल 31C के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31C, ये जो पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि 39B और 39C, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 39B और 39C कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय इन्वोकिंग द राइट टू इक्वलिटी, दैट इज आर्टिकल 14, और द राइट्स अंडर आर्टिकल 19। 14 क्या है, राइट टू इक्वलिटी, 19 क्या है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबली पीसफुली एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब आर्टिकल 31C ये कहता है कि अगर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, कि इन दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए या इन दोनों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है, इफ एनी लॉ इज मेड टू गिव इफेक्ट टू दीज डीपीएसपीज, पर्टिकुलरली 39B और 39C, और उसमें, उस लॉ में अगर आर्टिकल 14 का या आर्टिकल 19 का अगर कोई वायलेशन होता है, ठीक है, तो बेसिकली इन, मतलब जो वो लॉ बनाया गया है इन डीपीएसपीज को लागू करने के लिए, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ गए बात, कि अगर मान लीजिए कोई लॉ बनाया गया इन डीपीएसपीज को लागू करने के लिए, ठीक है, इन डीपीएसपीज को लागू करने के लिए कोई लॉ बनाया गया, और उस लॉ में मान लीजिए कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का कहीं पर वायलेशन हो रहा है उस लॉ में, तो उन लॉस को बेसिकली आप कोर्ट में चैलेंज इस आधार पर नहीं कर सकते, आप उसको चुनौती नहीं दे सकते कि वो आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन है। ये बेसिकली आर्टिकल 31C कहता है। समझ गए बात, क्लियर है। अब इसमें देखो, सो व्हाई इज द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ आर्टिकल 31C इटसेल्फ अंडर क्वेश्चन। तो अब सवाल ये है कि जब आर्टिकल 31C ये कहता है, तो आर्टिकल 31C के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्यों सवाल उठ रहा है, एंड हाउ इज दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट द कोर्ट इज कंसिडरिंग। और किस तरीके से ये जो आर्टिकल है 31C, ये बेसिकली उस मुद्दे से जुड़ा हुआ है जो हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि केस तो वही डिसाइड हो रहा है अभी, है ना, कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 39B के अंदर लिखा गया है कि गवर्नमेंट कैन एक्वायर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, तो क्या वो मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी आता है या नहीं आता है। तो ये आर्टिकल प्राइवेट प्रॉपर्टी से कैसे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक, देखो यहां तक आप बात समझे। इसके बाद अभी बेसिकली इस वर्डिक्ट को जो रिजर्व रखा गया है ना, जो फैसला सुरक्षित रखा है इस बेंच की सुनवाई के बाद, इसका जिस दिन फैसला आएगा ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें कोर्ट क्या कहता है ये हमें समझना होगा। क्लियर। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बताऊं, मैं कुछ पास्ट के पेपर्स देख रहा था, है ना, अभी हाल ही में, पास्ट के मतलब 2014 के बाद से, खासकर ये मतलब एनडीए सीडीएस के, स्पेसिफिकली सीडीएस सीएपीएफ के, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्पेसिफिकली जो फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर है या जो ये डीपीएसपीज वाले चैप्टर है, इनमें मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे। तो वो क्वेश्चंस अगर आपने भी शायद देखे होंगे तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं
जिनमें स्टेटमेंट के फॉर्म में चीज़ें दी गई हैं, और वो स्टेटमेंट्स बेसिकली पता है कहाँ से लिए गए हैं, वो किसी ना किसी केस के जजमेंट से स्टेटमेंट्स उठाए हुए हैं। डायरेक्टली अगर आपको ये लगेगा कि आप उन चीज़ों को सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के, है ना, या एज सच कोई और बुक पढ़ के आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि आपको लग रहा हो तो आपने कुछ अलग तरीके से पढ़ाई की हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगा उन क्वेश्चंस को देख के। मैं कभी, मेरे पास अगर टाइम होगा, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर अभी काम कर रहा हूँ, है ना, तो थोड़ा सा अगर कभी आगे होगा तो मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा। वो क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, मतलब वेरी, मुझको कह सकते हैं वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस। हालांकि वो सीडीएस और सीएपीएफ में ज़्यादा हैं इस तरीके के, सिविल सर्विसेज में कम है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी कभी पूछ लिए गए ना, तो मतलब बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए, ये मेरा मानना है। तो इसीलिए मैं, जब भी कोई ऐसा जजमेंट आता है या कोई इस तरीके की चीज़ें आती है ना, जैसे कल भी आपको याद होगा हम लोगों ने एक बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला डिस्कस किया था कि वो जो जिन्होंने लोन लिया हुआ है, लोन डिफ़ॉल्टर्स है, उनके खिलाफ विदेश जाने से उनको रोका नहीं जा सकता, है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए रिक्वेस्ट या रिकमेंड नहीं कर सकती है। तो वो चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस करी। अब ये चीज़ें हो सकता है कि इस तरीके के, इस पे बेस्ड उठा के यूपीएससी कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में डाल दे, तो कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो इसलिए मैं ये जो मतलब इस तरीके के जजमेंट बेस्ड जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको मैं इसीलिए डिटेल में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ रही है, आप लोगों का एक क्या कहेंगे उसको, जो एरिया है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी डोमेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ रही है, और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पुराने पेपर उठा के देखिएगा, खुद से आपको समझ में आएगी बातें। अब कभी कभी ये होता है ना कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, एज सच गो थ्रू कर रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर आपके पास क्वेश्चंस की कोई बुक वगैरह होगी, आप क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। बट जब आपके पास सिर्फ क्वेश्चन हो और उस क्वेश्चन का आप कभी जवाब बनाने बैठे, ठीक है, जैसा कभी हम लोग करते हैं कि कोई क्वेश्चन लिया, फिर उसको हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इसका क्या आंसर होगा, तो फिर जब हम एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, तब पता लगता है कि अच्छा ये स्टेटमेंट जो है वो इस केस में यहाँ पर कहा गया कोर्ट की तरफ से, है ना, ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से लिया गया है, ये न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था उसमें इस केस का जिक्र था, वहाँ पर डायरेक्टली ये स्टेटमेंट कहा गया है। तो डायरेक्टली वो स्टेटमेंट्स कहे गए हैं। तो इसलिए ये जो जजमेंट बेस्ड आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, टाइम पास करने के लिए हम इनको नहीं पढ़ते हैं अब। अच्छा, अब आर्टिकल 31C के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो हमारे संविधान में ये पहले से तो नहीं था। वैसे भी इस तरीके के जो भी आर्टिकल्स के आगे कुछ भी नंबर लिखा होता है, कुछ अल्फ़ाबेट लिखा होता है ना, A B C, वो सब बात के ही आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट से आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो संविधान का 25वां संशोधन हुआ है, 25th अमेंडमेंट हुआ है 1971 में, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, एंड द लॉ वॉज एसेंशियली फ्रेम्ड टू रिंग फेंस एन एडवर्स कोर्ट रूलिंग इन द नेशनलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन केस ऑफ 1970। 1970 में जो बैंक नेशनलाइजेशन केस था, उसमें कोर्ट की एडवर्स रूलिंग थी, उसको एक तरीके से उसको रिंग फेंस करने के लिए लाया गया था। रिंग फेंस करने का मतलब है कि उसके रिंग फेंसिंग, या रिंग फेंसिंग बेसिकली लिटरल टर्म्स में मतलब होता है कि उसकी, जैसे कोई खेत है ना, कोई ज़मीन है, कोई खेत है, उसके चारों तरफ जो आप फेंसिंग करते हैं, है ना, तार बाड़ करते हैं, वो चीज़ करना, मतलब जो कोर्ट की एडवर्स रूलिंग थी उसको रिंग फेंस करना, मतलब उसको एक लिमिट में रखने के लिए ये लाया गया था। अब आर्टिकल 31C क्या कहता है, देखो, कि नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट towards securing the principles specified in clause B or clause C of article 39 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the articles conferred any of the rights conferred by article 14, 19 or 31, and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called into question in any court on the ground that it does not give effect to such policy। अच्छा, इसी से मेरे को एक चीज़ और ध्यान आई, कल किसी से मेरी बात हो रही थी, कोई स्टूडेंट ही था, तो उससे मतलब ये बात हो रही थी, वो उसने मुझसे ये पूछा कि सर जो बेयर एक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बेयर एक्ट्स हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, मतलब उनका ये पूछना था कि बेयर एक्ट्स के सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको वो बताया कि आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाता है। बट बात यह है कि जैसे ये जो लैंग्वेज लिखी है आर्टिकल 31C की, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है।
अब इस लैंग्वेज को पढ़ के एक बार में समझना या दो बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसी चीज को इन्होंने सिंप्लीफाई करके जो है वो यहां पर लिखा है, ठीक है ना। वही चीज यहां पर लिखी है कि आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और सी को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है और वो कानून आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के अंतर्गत जो भी अधिकार मिले हैं अगर उनके साथ इनकंसिस्टेंट है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखी है, क्लियर है बात। और दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा है, एंड नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। यानी कि मान लो कोई लॉ लाया गया, कोई लॉ बनाया गया, लाया क्या गया, लॉ तो बनेगा, कोई लॉ बनाया गया और उसमें ऐसा डिक्लेयर किया गया है, ऐसा घोषित किया गया है कि वो इन पॉलिसीज को लागू करने के लिए 39B 39C को लागू करने के लिए वो लॉ बनाया गया है, लेकिन अगर उसमें मान लो दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी, लेकिन वो ऐसी पॉलिसीज को लागू नहीं करता, तो इस आधार पर भी आप उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड, ठीक है। बात समझ गए। दो चीजें आर्टिकल 31C में लिखी हैं, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि आर्टिकल 31C ये कहता है कि 39B और 39C को लागू करने के लिए अगर कोई भी कानून बनाया जाता है और वो कानून अगर आर्टिकल 19, 14 और 31 का वॉयलेशन अगर है या उनके साथ इनकंसिस्टेंट है, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते उस लॉ को, पहली चीज, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप कहिए कि आर्टिकल 39B और 39C जो हैं वो सुप्रीम हो गए 14, 19 और 31 से ऊपर सुप्रीम हो गए कि 39B और 39C को लागू करने के लिए अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो, और अगर वो 14, 19 और 31 के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है जिसमें ये डिक्लेयर किया गया हो कि इस तरीके की पॉलिसीज को लागू करने के लिए हम ये लॉ बना रहे हैं, और मान लीजिए उसमें वो पॉलिसीज को लागू नहीं किया जाता है, मतलब उन पॉलिसीज को लागू नहीं किया जाता है, इफेक्ट नहीं लाया जाता है, तो उस आधार पर भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये 31C कह रहा है, ठीक हो गई बात, समझ गए। अब इसके बाद 31C की अगर हम जर्नी या यात्रा की बात करें तो 25th अमेंडमेंट एक्ट जो 1971 का एक्ट था, इसको बेसिकली जो केशवानंदा भारती केस था, है ना, अब तक का ऐसा केस जो सबसे बड़ी बेंच जिसमें बैठी 13 जजों की, उस केस को 1973 का केस था, उसमें इस अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कर दिया गया, ठीक है। और ये जो केशवानंद भारती केस था 13 जजेस का, इसमें 7-6 की मेजोरिटी से एक चीज निकल के आती है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन यहीं से निकल के आया, और इसमें यह कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप ऑल्टर नहीं कर सकते इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि किसी भी संवैधानिक संशोधन करके भी आप जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकते या बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। ये इस केस में कहा गया, ये तो पता ही है आपको। फिर इसी वर्डिक्ट के एज अ पार्ट ऑफ दिस वर्डिक्ट, इसी वर्डिक्ट के हिस्से में, इसी फैसले में कोर्ट ने क्या किया, जो आर्टिकल 31C का लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन मतलब ये वाला कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी, कि मतलब कोई लॉ बनाया जाता है जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि हम इन पॉलिसीज को लागू करने के लिए ये लॉ बना रहे हैं, और मान लीजिए वाकई में उन पॉलिसीज को लागू नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते थे, है ना। वो हमने पीछे देखा आर्टिकल 31C का जो सेकंड पार्ट है, लेकिन उस पार्ट को इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है। इसी केस के वर्डिक्ट में, केशवानंद भारती केस में, इस पार्ट के वर्डिक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया। अब केशवानंदा रूलिंग में जो है वो लैंड रिफॉर्म्स को अलाउ किया गया जो अंडर चैलेंज थे, चुनौती के अंतर्गत थे, लेकिन उसमें यह कहा गया कि दैट इवन लॉज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 31C मस्ट पास द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट इवन इफ सच लॉज कैन बाईपास आर्टिकल 14 एंड 19। उसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 31C के अंतर्गत जिन लॉज को प्रोटेक्शन है उनको भी बेसिक स्ट्रक्चर पास करना होगा, भले ही वो लॉज आर्टिकल 14 और 19 को बाईपास कर लें, भले ही वो लॉज जो है 14 और 19 के साथ इनकंसिस्टेंट हो, वो तो 31C में दिया गया है, बट 31C के अंतर्गत जिन भी लॉज को प्रोटेक्शन मिला है उनको बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट पास करना पड़ेगा। इसका मतलब द कोर्ट रूल्ड
that the land reforms did not violate the basic structure of the constitution, but for all future examination the test would apply. है ना, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स को तो अलाउ किया गया जो चैलेंज में थे, तो कोर्ट ने ये कहा कि लैंड रिफॉर्म्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हमेशा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है वो अप्लाई होगा और इसका कभी भी वायलेशन नहीं हो सकता है। अब 1976 में 1976 में पार्लियामेंट में एक और अमेंडमेंट आता है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट, है ना। इसमें बेसिकली जो आर्टिकल 31C के अंतर्गत जो प्रोटेक्शन थी उसको बढ़ा दिया गया। उसमें यह कहा गया ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो सिर्फ 39B और 39C को लेकर कहा गया था कि अगर उनको लेकर कोई लॉज बनाए जाएंगे और वो अगर 14, 19 और 31 के साथ अगर इनकंसिस्टेंट रहे तो भी वो लॉज जो है उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर अब कोर्ट ये पार्लियामेंट ने क्या करा 42nd अमेंडमेंट में, ये कहा कि पार्ट 4 के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सबके ऊपर ये 31C लागू होगा। मतलब एवरी सिंगल डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम चैलेंज अंडर 14 और 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि मतलब अब क्या है कि जो चीज़ पहले सिर्फ 39B और 39C के लिए कही गई थी ओरिजिनली, जब ये 31C इंट्रोड्यूस हुआ था 71 में 25th अमेंडमेंट के थ्रू, उस चीज़ को 42nd अमेंडमेंट से पूरा बढ़ा दिया उन्होंने कहा कि अब कोई भी DPSP को लागू करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है और अगर वो लॉ 14 और 19 के साथ इनकंसिस्टेंट है भी, तब भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने अपनी पावर एक तरीके से फिर से बढ़ाई। और इस अमेंडमेंट का जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ रीजन है वो ये कहता है दैट इट वाज मेंट टू गिव प्रेसिडेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर दोज फंडामेंटल राइट्स which have been allowed to be relied upon to frustrate socio-economic reforms for implementing the directive principles। उसमें यह कहा गया कि यहां पर हम ऐसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को DPSPs को प्रेसिडेंस दे रहे हैं। कि मतलब अगर कभी भी बात यह आएगी कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वजन ज़्यादा है या फंडामेंटल राइट्स का वजन ज़्यादा है, या इनके कंपैरिजन में कौन एक दूसरे से सुपीरियर है, तो इस अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए कोई लॉ बनाया जा रहा है ना, और अगर वो इस तरीके के जो फंडामेंटल राइट्स है उनका भले ही वायलेशन हो भी रहा हो, तो भी वो लॉज चैलेंज नहीं किए जा सकते। यानी कि यहां पर एक तरीके से DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सुपीरियर बना दिया गया एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स। और वो भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं, 14, 19 फंडामेंटल राइट्स भी ऐसे जो बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, कि कोई भी अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करना है, लागू करना है, उसके लिए अगर आप कोई सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रहे हैं, कोई सामाजिक आर्थिक सुधार, कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो लॉज ऐसे बन जाते हैं कि उसमें 14 और 19 का वायलेशन होता है, तो फिर वो रिफॉर्म्स नहीं ला सकते, वो लॉज नहीं ला सकते। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है और वो 14, 19 का अगर वायलेशन है भी, तो भी वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये बात हुई 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट लाया गया उस पर। अब उसके बाद 1980 का एक और जजमेंट आता है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस अमेंडमेंट के क्लॉज 4 और 5 को स्ट्रक डाउन कर दिया। 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि जो पार्लियामेंट की पावर है, वो ये बेसिकली कौन सा अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, 42nd अमेंडमेंट 1976 के क्लॉज 4 और 5 को इन्होंने स्ट्रक डाउन किया। और 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि जो पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो लिमिटेड है। कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर हालांकि 368 आर्टिकल के अंतर्गत उसके पास है, लेकिन वो अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। ठीक है, इट कुड नॉट बी यूज्ड टू रिमूव दीज लिमिटेशंस एंड ग्रांट इटसेल्फ अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ अमेंडमेंट। तो कोर्ट ने यह कहा कि अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है। ठीक है, हाउएवर इस रूलिंग ने बेसिकली एक कॉन्ड्रम या कंफ्यूजन को और जन्म दिया, जिसको अपेक्स कोर्ट को अभी एड्रेस करना है। और जो पार्ट ऑफ द 25th अमेंडमेंट है, 25th अमेंडमेंट मतलब जिससे 31C पैदा हुआ था, उसके पार्ट को स्ट्राइक डाउन करके डिड द कोर्ट स्ट्राइक डाउन आर्टिकल 31C एज अ होल, कि क्या उसने 31C को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और क्या उसने जो पोस्ट केशवानंद भारती वाली पोजीशन थी
जहाँ पर 39B और 39C जो है वो प्रोटेक्टेड है। वो क्या है, उन दोनों में से क्या स्थिति है, वो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस बारे में सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है। अब बाकी यहाँ पर जो ऑनगोइंग केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो तो मैंने आपको बताया ही था, है ना। ये भी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जो महाडा एक्ट बना था, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976, उसमें जो एक चैप्टर 8A ऐड किया गया, उसको चैलेंज किया गया था, है ना। 1986 में जो अमेंडमेंट था उसके थ्रू ये चैप्टर ऐड किया गया, और इसमें बेसिकली जो सेस्ड प्रॉपर्टी का जिक्र था, कि इसमें बेसिकली गवर्नमेंट को ये अलाउ किया गया था कि वो जो सेस्ड प्रॉपर्टी है मुंबई में, उनको जो भी वहाँ के ऑक्यूपेंट्स हैं उसके आधार पर वो उनको एक्वायर कर सकते हैं आर्टिकल 39B के अंतर्गत। और उसमें बेसिकली जो सेस्ड प्रॉपर्टीज़ के जो ऑक्यूपेंट्स हैं, सेस्ड प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो पुरानी है, डायलापिडेटेड बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर पुअर हाउस के टेनेंट्स रह रहे हैं, ठीक है, जो हालांकि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, टूटी फूटी हैं, तो वो अनसेफ भी हैं, लेकिन उनसे सेस लिया जा रहा है मुंबई बिल्डिंग रिपेयर और कंस्ट्रक्शन बोर्ड के द्वारा, है ना। जो बेसिकली उसमें कहा गया है कि वो पैसा उनसे लेके वहाँ पर रिपेयर और रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, है ना। और मैं ये चाहूँगा कि इस फैसले का मतलब जिस दिन इसका वर्डिक्ट सुनाया जाएगा, अब वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मुझे नहीं पता डेट उसकी, है ना। वो ऐसे पता भी नहीं लगती, वो उसी दिन पता लगेगी कि फैसला सुनाया जाना है। तो जिस दिन इसका फैसला आएगा तो वहाँ पर हम इसको समझेंगे। बट फिलहाल आर्टिकल 31C की क्या स्थिति है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि ओरिजिनली क्या था जब इसको लाया गया 25th अमेंडमेंट के थ्रू, फिर केशवानंदा भारती केस में क्या कहा गया, फिर मिनर्वा मिल्स, फिर बीच में पार्लियामेंट ने फिर अमेंड किया 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू, सारे के सारे DPSPs को जो है वो प्रेसिडेंस या प्रेफरेंस दे दिया या सुपीरियर बता दिया 14 और 19 के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स का केस आया, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने की एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी कि क्या आर्टिकल 31C जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। उसका जो लास्ट वाला पार्ट था वो तो केशवानंदा भारती केस में हटा दिया गया, बट क्या उसको वहाँ से हटाने से वो पूरा का पूरा 31C ही गायब हो गया है, या 31C अभी बचा हुआ है, ठीक है, या 39B और 39C को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या, या उसको प्रोटेक्शन देनी है तो उसको लेकर क्या प्रोविज़न है। तो ये सारी चीज़ें अभी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पता लगेंगी, ठीक है, वो हम लोग आगे जाके समझेंगे। और जो मैंने आपको यहाँ पर बात बताई कि इसका फैसला सुरक्षित रखा गया है, वो ये वाला है, वो यही वाला केस है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्युनिटी रिजर्व। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट रिजर्व वर्डिक्ट, ठीक है, यही वाला है आई थिंक ये, है ना। इसमें यही बातें की गई हैं, तो अब ये आगे पता लगेगा, है ना, कि इसमें क्या होता है। फैसला जब आएगा तब वी विल सी, है ना। वही तो है ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्युनिटी रिसोर्स है कि नहीं है, उसी आर्टिकल की तो बात हो रही है ना यहाँ पर, कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 39B यही तो है। तो इसमें देखेंगे आगे फिर जब फैसला आएगा, ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग जो है वो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। क्लियर। तो आप लोग अगर हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में है। ऑफलाइन का मतलब है कि आप क्वेश्चन पेपर OMR शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल के बबल्स फिल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर क्विजेस सेक्शन है, पेड क्विजेस, उसके थ्रू आप इसको परचेस कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट्सएप का नंबर है ये। और साथ ही साथ आप इस QR कोड को स्कैन करके भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी हमारा जो ये टेस्ट सीरीज़ जिसने ऑलरेडी परचेज़ की हुई है, अगर वो इस साल टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो इस टेस्ट सीरीज़ की वैलिडिटी को एक्सटेंड करा सकते हैं, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ की वैलिडिटी सिर्फ 20 जून तक है 2024। अगर आप टेस्ट नहीं दे पाए हैं और वैलिडिटी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो 299 रुपीज़ आप पे करें इस QR कोड के थ्रू, और आप इस वैलिडिटी को एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी, और एक्सटेंशन की जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ आपको 20 जून 2024 तक ही देनी है, उसके बाद ये एंटरटेन नहीं होगी। और इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और अपना जो पेमेंट प्रूफ है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ शेयर करना है, आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी। क्लियर।
बाकी आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अगर आपने हमारे वीडियो कोर्सेज़ एनरोल किया हुआ है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोस, और बाद में उनको ऑफलाइन भी देख सकते हैं ऐप के अंदर। बाकी हमारे आइना सीरीज़ के कोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं, 1 मंथ और 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्सेज। इसमें मई के महीने का कोर्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग तक आप लोगों के सामने होगा। जिन लोगों ने 3 मंथ या 6 महीने का परचेज़ किया हुआ है उनको तो ऑलरेडी कोर्स वहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन परचेज़ करने के लिए वो आज आप लोगों के लिए, जो नए यूज़र अगर कोई परचेज़ करना चाहते हैं मई महीने का कोर्स, तो वो आज शाम तक आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी हमारे पास इसी तरीके के मंथली कोर्सेज अवेलेबल हैं, 3 मंथ 6 महीने के अवेलेबल है, जिसमें भी आप चाहें एनरोल कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे हैं, और साथ ही साथ लास्ट ईयर जून के महीने से भी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जिसमें भी आप चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। अगर कोई कोर्स आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और उसी के बगल में आपको ज्वाइन बटन दिखता है, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको ज्वाइन करने में कोई इशू है तो आप हर वीडियो के नीचे एक थैंक्स बटन होता है, उसके थ्रू भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप अपने कोई और सजेशंस, फीडबैक या सुझाव देना चाहें तो वो भी आप हमें ज़रूर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ज्वाइन करके या थैंक्स बटन के थ्रू। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।